इंसान और गिद्ध में फर्क होना चाहिए. There should be this basic difference between a human being and a vulture. आप ये समझिए कि एक तरफ लड़ाई शुरू हो रही है और दूसरी तरफ ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों को कहती है कि आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, साथ मिलकर पैसा कमाएंगे. ठीक है, $1.5 खरब ट्रंप को चाहिए. और सुनने में आया है कि CSAR को एक्टिवेट कर दिया है कि हमारे पायलट हैं, लेकर आओ, किसी भी सूरत में इनको लेकर आओ. आप ईरान के ऊपर प्रेशर डालो. आप ईरान के ऊपर प्रेशर डाल नहीं रहे, ज्यादा ये डाल नहीं पा रहे. आप उल्टा उन मित्र देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं, तुम मेरा माल खरीदोगे. ट्रंप क्लास बैटलशिप्स, बड़े बड़े जहाज बनेंगे, उसका नाम ट्रंप क्लास होगा. जैसे जेरल्ड फोर्ड क्लास के कैरियर्स हैं इनके, और भी हैं, आइजनहावर, ऑल ऑफ दैट. तो ये कह रहा ट्रंप क्लास भी होना चाहिए. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. वहां पे ऐसी खबर आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से यूएस ने अपने पायलट्स को निकाल लिया. आपको पता है कि ईरानियंस ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने शूट डाउन कर दिए यूएस के प्लेन्स. एक वॉरहॉक शूट डाउन कर दिया और एक F-15 भी शूट डाउन कर दिया था. उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी उनके डैमेज हुए. तो 3 पायलट्स थे. अब खबर यह आ रही है धीरे धीरे कि हो सकता है 2 को तो पहले रेस्क्यू कर ही लिया था, एक और को उन्होंने बचा लिया है. अच्छा, एक तो ये स्टोरी है. दूसरी स्टोरी ये है दोस्तों, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आप पैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किस हद तक जा सकते हैं कि आप पैसा बनाएं? एक हद होगी. कोई कहता है कि हाँ साहब, मैं गलत काम कर सकता हूं. कोई कहता इमोरल काम कर सकता हूं. कोई समथिंग. पीपल माइट से दैट दे कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक मनी. मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. इट्स इंडीड शॉकिंग, नॉट शॉकिंग एक्चुअली, नॉट सरप्राइजिंग रियली, बट बुरा लगता है कि पीपल आर विलिंग टू डू दिस. इंसान और गिद्ध में फर्क होना चाहिए. There should be this basic difference between a human being and a vulture. And I'll tell you why I'm saying all of this. टेलीग्राफ ये कह रहा है the US Special Forces enter Iran to rescue downed airmen. अब ये जो बात कर रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड, एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए. अगर यूएस स्पेशल फोर्सेस ये घुसी हैं ईरान की सरजमीन पे, ये लोग गए हैं फिजिकली वहां पे और पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए, तो ये CSAR है, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू. दोस्तों, ये हाईली स्पेशलाइज्ड टीम्स होती हैं, जिसका सोल्जर यहां पे आपको दिख रहा है. दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टीम्स. और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू इसेंशियली क्या होता है कि कॉम्बैट एनवायरनमेंट में जब बिहाइंड एनिमी लाइंस कोई फंस जाता है, कोई पायलट फंस गया, कोई टीम है जो खो गई वहां पे, या कोई कुछ ऐसा हो गया जहां पे कि यूएस के मिलिट्री वाले लोग वहां पे फंसे पड़े हैं कहीं पे, दुश्मन से घिरे हुए, उनको बचा के लाना है, तो फिर ये CSAR एक्टिवेट होता है. और सुनने में आया है कि CSAR को एक्टिवेट कर दिया है कि हमारे पायलट हैं, लेकर आओ, किसी भी सूरत में इनको लेकर आओ. तो फिर ये लोग एक्शन में आए और उन लोगों ने अपना काम किया. यहां पे BBC कहती है कि रेस्क्यू टीम इन ईरान फेस harrowing and dangerous search for US crew member. Early reports indicate that the pilot of US F-15 fighter aircraft downed over Iran was rescued, which, if confirmed, would be the latest in a long history of US combat search and rescue missions over decades. The second operation is ongoing deep inside Iran for a second crew member, according to CBS, the BBC's US partner. Deep inside Iran. It's not in the border area, according to this report by the BBC. And actually also by the CBS, जो कि BBC का US का पार्टनर है न्यूज का. उनका ये कहना है कि दिस इज डीप इनसाइड ईरान. ईरान के, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली इट्स मैसिव. ईरान बहुत बड़ा है. तो ये जहाज बॉर्डर के इलाके में नहीं था, ये कहीं ईरान के अंदर था. तभी जब when the aircraft was shot down and the pilot ejected, that is what we are thinking he did. He must have ejected obviously, and after ejecting he's gone down somewhere. तो इस पायलट ने अपनी लोकेशन बताई है. वो through a message they can give out their location which is encrypted, कि किसी और को ना पता लगे कि पायलट कहां पे है. और फिर ये CSAR टीम्स, ये स्पेशल फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया कि जाओ इस पायलट को लेकर आओ. सो दे आर ऑपरेटिंग डीप इनसाइड ईरान. ईरान के कहीं दूर अंदर जाके ये टीम ऑपरेट कर रही है. ईरानियों ने पैसा बांटना शुरू कर दिया सबको. अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं कि तुम जाओ, पकड़ो उस पायलट को, पकड़ के लाओ, और कोई भी ऐसा मिल जाएगा उसको पकड़ के लाओ.
ये ईरान के लिए बहुत बड़ी एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री होगी अगर ये किसी को पकड़ लेते हैं, किसी यूएस सर्विसमैन को ये पकड़ लेते हैं, तो वो ईरान की कोशिश यहां पे रहेगी। Combat search and rescue missions are considered among the most complex, time-sensitive operations that US and allied militaries prepare for. In the US, elite units of the Air Force are specially trained for CSAR missions and are often preemptively deployed near conflict areas where aircraft could be lost. तो इनका ये कहना है कि CSAR मिशंस टिपिकली क्या होते हैं कि यूएस में एयरफोर्स करती है। तो ये जो एयरफोर्स है, यूएस एयरफोर्स, इसके कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू वाली इनकी एक स्पेशल फोर्सेस की टीम होती है, उनका काम ही यही है। और कहते हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले जहां पे इनको एक्सपेक्टेड है कि यहां पे इनका एयर डिफेंस थोड़ा सा तगड़ा है और हमारे एयरक्राफ्ट यहां से जाएंगे, तो उस एरिया में, उस एरिया के आसपास ये CSAR वाले पहले ही डिप्लॉय हो जाते हैं कि अगर अपने बंदे को निकालना है, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो इन एंड ब्रिंग आउट आवर जैप। वो पायलट हो, कोई भी हो, कोई भी अपना एसेट हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है, उसके लिए ये CSAR टीम्स पहले से ही लड़ाई शुरू होने से पहले एक्टिव हो जाती हैं। इसके बारे में ये रिपोर्ट है। अब ये देखिएगा दोस्तों, हो क्या रहा है, ये इंटरेस्टिंग भी है, परेशान करने वाली बात भी है। BBC कहता है कि ट्रंप सीक्स 1.5 ट्रिलियन फॉर डिफेंस अलोंगसाइड डोमेस्टिक स्पेंडिंग कट्स। 1.5 ट्रिलियन, ठीक है, $1.5 खरब ट्रंप को चाहिए। द व्हाइट हाउस इज आस्किंग कांग्रेस टू बूस्ट द यूएस डिफेंस बजट टू 1.5 ट्रिलियन, अ स्वीपिंग राइज दैट वुड मार्क द लार्जेस्ट एक्सपेंशन इन मिलिट्री स्पेंडिंग सिंस वर्ल्ड वॉर II. It includes funding for Trump administration's proposed Golden Dome missile defense system as well as boost in domestic production of naval vessels including new Trump-class battleships. The administration said it would pair the proposed increase with a call for cuts across domestic agencies, including eliminating some climate, housing, and education programs. अब ये पैसा आएगा कहां से? The request, which will need to be approved by the US Congress, is separate from the $200 billion that the Pentagon has sought for the war in Iran. अभी पीट हेगसेथ ने $200 अरब एडिशनल मांगे थे, ठीक है जी, यूएस कांग्रेस से। अब इसके अलावा ओवर एंड अबव दिस दे आर आस्किंग फॉर 1.5 ट्रिलियन। अब ये 1.5 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। इनफैक्ट यूएस का जो एनुअल बजट है डिफेंस का सिर्फ, वो तकरीबन 900 अरब है। 900 अरब और उसके ऊपर 600 अरब ये और ऐड करना चाहते हैं। मैं लगभग 900 अरब बता रहा हूं आपको, ब्रॉडली गिव और टेक अ फ्यू बिलियन। 1.5 ट्रिलियन अभी आएगा कहां से? ये दिमाग देखिए, इनका दिमाग देख लीजिए ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का। नन ऑफ माई बिजनेस, इनको जितना पैसा खर्च करना है करें। ये आ रहा है क्लाइमेट चेंज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स, ही थिंक्स इट इज। हाउसिंग भी जरूरी नहीं है भाई। हाउसिंग जो एक आम आदमी के लिए आपको घर बनाना है, वो जरूरी नहीं है। ट्रंप डजंट थिंक दैट इज अ यूजफुल वे टू स्पेंड द टैक्स पेयर्स मनी। एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये तो बिल्कुल ही बेकार की चीज है। एजुकेशन, शिक्षा पे कौन पैसा खर्च करता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सब के फंड काटो और बोलो कि गोल्डन डोम बनाएंगे, ठीक है, एक बहुत तगड़ा सा एयर डिफेंस सिस्टम अपना बनाएंगे जो पूरे इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रोटेक्ट करेगा, पहली चीज। तो दूसरी, ट्रंप क्लास बैटलशिप्स, बड़े बड़े जहाज बनेंगे, उसका नाम ट्रंप क्लास होगा, जैसे जेरल्ड फोर्ड क्लास के कैरियर्स हैं इनके, और भी हैं, आइजनहावर, ऑल ऑफ दैट। तो ये कह रहा है ट्रंप क्लास भी होना चाहिए। तो इसके लिए दे वांट 1.5 ट्रिलियन। अच्छा, दिस इन आइसोलेशन इज वन थिंग, इफ यू कैन अफोर्ड इट व्हाई नॉट, इट्स योर कॉल। आपको एजुकेशन पे नहीं खर्च करना है, हु एम आई टू टेल यू दैट यू शुड स्पेंड इट, इट्स योर विश, राइट। 1.5 ट्रिलियन, अच्छा, ये अपने आप में ठीक है। दोस्तों, मुझे जो बुरा लगा वो इस स्लाइड को देख के लगा, जो मैंने शुरू में बोला था ना, आप किस हद तक जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। कोई कहता है कि मैं गलत काम करूंगा, इमोरल काम करूंगा, कोई कहता है मैं धोखा, जो भी XYZ, जिसका जो मॉरल स्टैंडर्ड है। गार्डियन की स्टोरी है, एंड दिस इज वेरी वेरी सैड। ये लोग क्या कर रहे हैं? फर्म बैक्ड बाय ट्रम्प सन्स ट्राइज टू सेल ड्रोन इंटरसेप्टर्स टू गल्फ स्टेट्स बीइंग अटैक्ड बाय ईरान। A drone maker backed by Donald Trump's two oldest sons is trying to sell to Gulf countries while they are under attack by Iran and dependent on the US military led by their father. लड़ाई आपने शुरू करी, अच्छी करी बुरी करी बात की बात है, लड़ाई की शुरुआत आपने करी। आप यहां पे, मैं यूएस को कह रहा हूं, आप गए, आपने ईरान के ऊपर हमला करा, ओके, डन। अच्छा, यहां पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी गल्फ देश हैं जहां पे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं या जिनका कोई ना कोई टाई अप है यूएस के साथ डिफेंस को लेकर, आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आपने, यानी कि यूएस ने, उन
अरब मुस्लिम स्टेट को यह बोला था कि हमारे बेसेस आपके पास हैं, लाइक कतर, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक यूएई एटसेट्रा, बहरीन, ओमान, हमारे मिलिट्री बेसेस आपकी सरजमीन पे होंगे, और इससे क्या होगा कि आप भी थोड़ा मजबूत फील करेंगे कि अमेरिकन फौज आपके पास है वहां पे, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये अमेरिका चूरन खिलाता है। अब ईरान वॉर ने ये प्रूव करा कि उन बेसेस ने वो बेस खुद फूंक दिए कई सारे, ईरान ने मिसाइल मार मार के, ड्रोन मार मार के, तो ये लोग तो नहीं बच पाए वहां से। अब ये लोग उन्हीं अरब स्टेट्स को कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम हमसे ड्रोन इंटरसेप्टर्स खरीदो। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने वाला जो that platform which intercept drones, it could be kinetic, non-kinetic, it could be a surface to air missile, it could be another drone, it could be another drone also. आप ये सारी की सारी चीजें आप हमसे खरीदिए, और उस कंपनी से खरीदिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, ये दोनों बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है और एक का नाम एरिक ट्रंप है। ये दोनों इस कंपनी को बैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी से आप खरीदिए। यानी कि पहले आपने ईरान पे हमला किया, जब ईरान ने जवाब दिया, और मैं ईरान से डिसएग्री करता हूं कि आप वो अरब देशों को क्यों मार रहे हैं वहां पे, उनके दे हैव नॉट अटैक्ड यू, जो भी है। अब यही अमेरिकन जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, अब ये कह रहे हैं तुम कि यार तुम हमसे माल खरीदो, देखो तभी तुम बच पाओगे, वरना हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे अगर तुम माल नहीं खरीदोगे। द सेल्स ड्राइव बाय फ्लोरिडा बेस्ड पावरस, which announced a deal last month to bring on board Eric Trump and Donald Trump Jr., positions the company to potentially benefit from a war that their father began. अब ये लास्ट मंथ इन्होंने ट्रंप के दोनों बेटों को ले आए ऑन बोर्ड। आप ये समझिए कि एक तरफ लड़ाई शुरू हो रही है और दूसरी तरफ ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों को कहती है कि आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। बाप लड़ाई शुरू कर रहा है, बेटे नोट गिन रहे हैं। ठीक है। These countries are under enormous pressure to buy from the sons of the president, so he will do what they want, said Richard Painter, a former chief White House ethics lawyer under George W. Bush. This is going to be the first family of a president to make a lot of money off war, a war he didn't get the consent of Congress for. तो ये कह रहे हैं कि these countries are under tremendous pressure. इनॉर्मस प्रेशर है इनके ऊपर, जितने भी अरब देश हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका ने। अब अमेरिका को डालना चाहिए प्रेशर ईरान के ऊपर, ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, आपने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी है, आपकी जंग चल रही है उसके साथ, तो भाई आप ईरान के ऊपर प्रेशर डालो। आप ईरान के ऊपर प्रेशर डाल नहीं रहे, ज्यादा ये डाल नहीं पा रहे, आप उल्टा उन मित्र देशों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तुम मेरा माल खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे जो हैं उस कंपनी में एक स्टेक होल्डर है। ये देखिए सब, दैट इज वाई यू नो समथिंग, आई एम श्योर दैट लाइक एनी अदर कंट्री, Israel has also made mistakes in the past. I'm sure. But one thing I really respect about the Israelis is that they have absolute 100% clarity. There is no doubt in the mind of the Israelis. There is absolutely no doubt. There is absolutely not a shred of doubt. We are going to attack Iran, and we understand that Iran will hit us back, and we understand there will be a loss of life and a loss of property, and yet we are going to do it, and this is what we wish to achieve. This is something that I love and admire about the Israelis. They're absolutely clear. Absolutely clear. These guys, they are clear in the opposite sense. They are very clear that somehow they have to make money. Even if America is being ridiculed, they don't care. They are also absolutely clear. But the Israelis are clear that they want their country to win. That is Israeli clarity. Israel should win. In the end, Israel should win. Whatever loss we have to incur, Israel should win. That is the Israeli clarity. The Trump clarity is that the family has to make money. They also have absolute clarity. They don't care about America. The Trump family needs to make money, and this is what's happening here. ये कह रहा है this is going to be the first family of a president to make a lot of money off war, a war he didn't get the consent of Congress for. Enormous pressure. ये है भाई असली स्टोरी, enormous pressure. अब दोस्तों यहां पे एक नई चीज खुली है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात हम लोग करते हैं। इंडियन वेसल 3 others क्रॉस Strait of Hormuz via new shipping route. In what could be an initial sign of easing pressure on global shipping, a new route appears to have opened in the Strait of Hormuz for commercial vessels, which avoids the normal path as well as once established by Iran. Recently, AIS, Automatic Identification System, and remote sensing data analyzed by NDTV Data 5
show that at least 4 large vessels carrying oil, LNG, and general cargo have passed through the new route that avoids international waters and stays within Oman's territorial sea limits. 2 very large crude carriers, VLCCs, the Marshall Islands flagged Habrut and Dhalkut, as well as Panama flagged Sohar LNG carrier entered Oman's territorial waters near the Emirati city of Ras Al Khaimah and turned off their position emitting signal transponders near the Mosandam Peninsula. So, if you see, I just want to explain to you, ladies and gentlemen, through this map, it's very interesting. ये हो क्या रहा है? An Indian ship and 3 others were tracked bypassing the usual corridor and transiting the Strait of Hormuz. अब ये देखिए ना, ये सब इलाका ये पहले यहां से जाते थे ना. ईरान चाहता है कि आप यहां से जाएं. ये जो है ना लाल वाला, ये ईरान चाह रहा है कि आप यहां से जाएं. तो क्या होगा कि जब आप यहां से जाएंगे, सो यू विल एंटर ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स. हर एक देश का अपना पानी होता है ना, फिर इंटरनेशनल वाटर हो जाता है. तो आप अगर यहां से जाएंगे तो आप ईरान के पानियों से गुजरेंगे. ईरान आपको रोक सकता है. ये एक वो है रूट. अब ये जो नई रूट है, इन्होंने क्या करा है कि हैव गॉन फ्रॉम हियर, राइट, और दे हैव गॉन फ्रॉम हियर, और दे हैव गॉन फ्रॉम हियर. अब ये यहां पे मिलते हैं और बिल्कुल ये ओमान को छूते बिल्कुल सीधा नीचे, यानी कि बिल्कुल छूते 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 ये लोग निकल गए. एब्सोल्युटली यहां से ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी नहीं गए. देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में भी ईरान दखल देता है, ईरानियन वाटर्स में भी नहीं गए. व्हाट दे डिड वाज दे वेंट थ्रू ओमानी वाटर्स, राइट. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं फिर से आपको बता देता हूं. ये जो है डॉटेड, ये नॉर्मल रूट है. नॉर्मल रूट कौन सी है? जहां से लोग अमूमन जाते हैं. फिर ईरान ने बोला कि ये जो तुम्हारी नॉर्मल रूट है ना, इसको मारो गोली, हम इसको बिलीव नहीं करते. तुम जहाजों को यहां से ले जाओ, ऊपर से, यानी कि ईरानी पानियों में से ले जाओ. ये जो नॉर्मल रूट है इंटरनेशनल वाटर से जाती थी ना, आप ऊपर से ले जाओ कि हम लोग कंट्रोल कर सकें. फिर हम इस पे चुंगी नाका लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे. अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि मरता क्या ना करता, यहां से ले गए, इंटरनेशनल वाटर में भी नहीं गए. इंटरनेशनल वाटर, ये रेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल वाटर है. यहां से गए और यहां से सीधा नीचे मस्कट. इस तरीके से. अब मस्कट से अगर आप थोड़ा सा सीधे आगे चले जाओ तो मुंबई है. बिल्कुल आप ऐसे पार करके जाएंगे तो आपको मुंबई है, या ऊपर थोड़ा सा उसके गुजरात है. तो ये अब लोग यहां से आना शुरू कर दिया. तो दे हैव फाउंड एन ऑल्टरनेट रूट. क्या इससे प्रॉब्लम होगी ईरान को? 100% होगी. 100% होगी. क्या ईरान इनको टारगेट कर सकता है? 100% कर सकता है. ईरान इस तरीके से टारगेट करेगा कि यह बात ईरान को पता लगेगी. मैं यहां पे आपको दोबारा दिखाता हूं. जब ईरान को पता लगेगा कि भाई हमारी असली ताकत क्या है. ईरान की ताकत, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ईरान की ताकत वो मिसाइल, वो ड्रोन नहीं है. वो तो टेलीविजन में दिखता है, धमाका हो रहा है, आग, वो दैट इज नॉट ईरान्स पावर. ईरान की ताकत वो है कि वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकती है जब उसका मन चाहे. It can block the Strait of Hormuz. That is Iran's power. It's not the cruise missiles and the ballistic missiles and the drones. No, that is a very small part of it. दुनिया परेशान उनके ड्रोन से और उनके क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं है. दुनिया परेशान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर रखा है. अब यहां से आपने एक और रास्ता खोल दिया ओमानी वाटर्स से. अगर ओमानी वाटर्स के अंदर ये मिसाइल मारता है, फिर मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. क्योंकि क्या ईरान रोकने की, ये शिप जा रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए, क्या ईरान रोकने की कोशिश करेगा? 100%. मिसाइल तो मारनी है उसको, ड्रोन तो मारने हैं, मारेगा. पूरी जान लगा देगा ईरान कि शिप्स जाए ना. क्योंकि अगर ईरान कहता है कि ठीक है, ओमान के अंदर जो जा रहा है वो ओमान का मामला है. अगर ईरान ये कह देता है, बाय द वे, जो कि नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ईरान ये कह देता है कि साहब ओमान के पानी से जो जा रहा है वो तो ओमान का अंदरूनी मामला है, उसकी सॉवरेनिटी है. अगर ईरान ऐसा कहता है तो फिर ईरान को कौन पूछेगा? तुम लड़ते रहो, फिर तो यहां से शिप्स जाते रहेंगे, यहां से शिप्स आते रहेंगे, तुम बमबारी करते रहो जितनी तुम्हें करनी है ईरान की. ईरान की असली ताकत खत्म हो जाएगी अगर ये हो गया तो. द रियल पावर, 90% ऑफ ईरान स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू ब्लॉक बाब अल मंदेब व्हेनेवर दे वांट थ्रू द हूथीज. आप उनके हाथ से बहुत बड़ी ताकत निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान मानेगा नहीं इतनी आसानी से. यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी खबर यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ये कहता है, इजरायली स्ट्राइक्स ऑन इरानियन पेट्रोकेमिकल हब रिपोर्टेड टू
wound 5. Petrochemical facilities in southwest Iran were hit by Israeli airstrikes a short while ago. Israeli security sources confirmed the strikes were carried out by the Israeli Air Force. The Fars news agency reports that several facilities at Mashahar Petrochemical Special Zone in Khuzestan province were hit by strikes. अच्छा दोस्तों, ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़िए. Last week, the Times of Israel reported that Israel's political leadership instructed the IDF to shift to striking economic targets in Iran aimed at causing massive financial damage to the regime. ये टारगेट कर दिया सीधा सीधा कि जो आपके इकोनॉमिक टारगेट्स हैं ईरान के अंदर, आप इकोनॉमिक कोलैप्स कर दीजिए ईरान का. आप उनके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, जहां से भी ईरान पैसा कमा रहा है, आप उस चीज को बर्बाद कर लीजिए. देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था बहुत पहले, ट्रंप झूल रहा है. कभी कहता है मैं तेल तुम्हारा खत्म कर दूंगा, कभी कहता है मुझे तेल सारा चाहिए, कभी कहता है कि मुझे तुम्हारा न्यूक्लियर चीज हथियानी है जो न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल है, कभी कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कुछ. इजरायलीज आर दे आर क्रिस्टल क्लियर. देखिए साहब, Israel's political leadership instructed the IDF to shift to striking economic targets. सीधी बात है, इकोनॉमिक टारगेट्स. इनकी इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, यह आदेश पास कर दिए. इसलिए यहां पे पेट्रोकेमिकल्स हब में मिसाइल मारी और उसको बर्बाद करने की कोशिश करी. काफी हद तक बर्बाद कर भी पाए हैं. और यहां पे दोस्तों दूसरा देखिए, यूएस इजराइल स्ट्राइक हिट्स नियर ईरान्स बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी. बिल्डिंग डैमेज हो गई है. ये बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बड़ी पॉपुलर है. इसके ऊपर भी यूएस और इजराइल ने मिलकर हमला किया है और इसको बर्बाद कर दिया है, न्यूक्लियर फैसिलिटी को. यह भी टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया. और यहां पे एक्सप्लोजन हिट्स प्रो इजराइल सेंटर इन नेदरलैंड्स. अब ये देखिए क्या हो रहा है, मैं अक्सर समझाने की कोशिश करता हूं. ये देखिए, ब्लास्ट हिट अ प्रो इजरायली सेंटर इन नेदरलैंड्स, पुलिस सेड सैटरडे, कॉजिंग मिनिमल डैमेज एंड ऑल्सो नो इंजरीज. पुलिस स्पोक्सवुमन टोल्ड एएफपी नो वन वाज इनसाइड द साइट. अब ये दे वर रन बाय क्रिश्चियंस फॉर इजराइल, अ नॉन प्रॉफिट फॉर द सेंट्रल सिटी ऑफ निचकर्क व्हेन द एक्सप्लोजन वेंट ऑफ आउटसाइड इट्स गेट. अब हुआ यह है कि ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं. तो वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक एनजीओ टाइप का वो रन कर रहे थे. वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, वो भी नेदरलैंड्स में. जहां के क्राइम बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है, वहां पे एक एक्सप्लोजन हुआ है. ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमने बहुत पहले बात करी थी, याद है आपको, हमने आपको बताया था स्लीपर सेल्स ये एक्टिवेट कर देंगे, ये अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर देंगे. ये सब वही चल रहा है. ये लड़ाई तब खत्म नहीं होगी जब सीजफायर हो जाएगा. लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन बोलेगा कि ठीक है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ वॉर. नो सर, दैट इज नॉट द एंड ऑफ वॉर. दिस वॉर हैज अ वेरी रिलीजियस फ्लेवर. कुछ रिलीजियस फ्लेवर अमेरिकन देना चाहते हैं, लेकिन ईरानियों के लिए इसके ऊपर रिलीजियस फ्लेवर था डे वन से. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खमेनेई मर गया, जिंदा है, मुश्तबा खमेनेई आ गया, वो मर गया, वो जिंदा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बार यहां से फतवा पास हो गया तो कोई ना कोई आज से 20-25 साल के बाद किसी रैंडम यहूदी को, किसी रैंडम ज्यू को, जो आज की तारीख में 2026 अप्रैल में पैदा भी नहीं हुआ है, वो पैदा भी नहीं हुआ, उसको नहीं पता क्या हुआ, उसको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो अमेरिकन भी नहीं है, वो कभी इजराइल गया नहीं अपनी जिंदगी में, उसको निपटा देंगे क्योंकि वो ज्यू है. और ज्यू नहीं मिलेगा किसी क्रिश्चियन पे हमला. और ऐसा हो चुका है. फ्रांस में हुआ था, एक औरत थी, एजेड लेडी, एल्डरली लेडी, बुजुर्ग महिला, वो चर्च के पास गई थी प्रे करने के लिए, तो उसकी जान ले ली. वो यहूदी नहीं थी, उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं था, उसका आईडीएफ से कोई लेना देना नहीं था, बट शी वॉज वाइट, शी वॉज क्रिश्चियन, लो हैंगिंग फ्रूट. आई एम सॉरी टू से दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई हैव नो अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट. मार दिया उसको, जस्ट किल्ड. तो ये ईरान ने करना शुरू कर दिया. ये सिर्फ इसकी शुरुआत है. अनफॉर्चुनेटली जहां पे इनको मिलेंगे वहां पे लोन वोल्फ अटैक करवाएंगे. ये इस तरीके की लड़ाई है. तो दोस्तों, आज का वीडियो खत्म होता है ना. आई होप यू लाइक्ड इट. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.